हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें अपना जो करंट चैप्टर है वो है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें भी अपन ने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, पहला परिचय और दूसरा नर जनन तंत्र। और आज के वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे मादा जनन तंत्र। अगर आपको किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के अंत में। और पिक्चर आपको सेंड करनी है किसी डाउट की तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिलूंगा, वहां आप अपने जो डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय जिसे बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लैंगिक अंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और दूसरा कौन सा होता है, द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक में ऐसे लैंगिक अंग आते हैं जो क्या करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं। द्वितीयक में जो सहायता करते हैं, ठीक है, युग्मकों के स्थानांतरण में, युग्मकों के परिवर्धन में वो आते हैं। तो जो एक जोड़ी अंडाशय है वो प्राथमिक है, जोड़ी का मतलब 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ में एक जोड़ा होता है अंडवाहिनी, नलिकाएं होती है, एक जोड़ा मतलब 2 हो गया। एक गर्भाशय हो गया और एक गर्भाशय ग्रीवा हो गया, तथा एक योनि और बाह्य जननांद्री शामिल होते हैं जो श्रोणी क्षेत्र में होता है। रीजन आपको ध्यान में रखना, कहा होता है श्रोणी क्षेत्र, मतलब जो उदर गुहा है उससे नीचे वाले पार्ट में होता है, उदर से नीचे वाले पार्ट में होते हैं। जो नर में था सेम वैसे ही। आगे वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्या है, इंपॉर्टेंट है कि स्तन ग्रंथियों को क्या लैंगिक अंग के अंदर रखा गया है या नहीं रखा गया, ऐसा प्रश्न कभी भी पूछ सकता है। तो जनन तंत्र जो है कि ये सभी अंग, मतलब जो ऊपर बताए गए हैं वो सभी अंग क्या है, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। मतलब जो स्तन ग्रंथियां है वो भी लैंगिक अंग का क्या है, पार्ट है। ठीक है, और इसीलिए क्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, सगर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। तो ये जो स्टेप बता रखे हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही। अब अपन देखते हैं कि जो अंडाशय है और जो सहायक नलिकाएं हैं, सहायक जो अंग है, उनकी संरचना, उनकी लोकेशन किस किस पार्ट में से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो प्राथमिक है उसे अपन डिस्कस करते हैं, जिसे बोलते हैं अपन अंडाशय। और दूसरी साइड में मैं लिख देता हूँ वृषण। बोले साहब वृषण तो अपन ने पढ़ लिया, क्यों लिख रहे हैं, तो इसीलिए लिख रहे हैं कि दोनों का कंपैरिजन मैं बताऊंगा, ये मादा में है ये नर में है। तो अंडाशय जो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग है, वृषण भी प्राथमिक है। अंडाशय से अंडाणु बनता है, वृषण से शुक्राणु बनता है। ठीक है, अंडाशय से सॉरी वृषण से जो है कई प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन वगैरह की अपन ने बात की। तो अंडाशय से भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये केवल मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के आगे वाले पोर्शन में ही आपको सब कुछ बता रखे हैं। ठीक है, तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो स्त्री युग्मक अंडाणु या ओवम, OVUM इंग्लिश में लिखा है, तो कभी भी नीट में इंग्लिश में ये दे देगा, अंडाणु नहीं देगा, ओवम टर्म दे देगा। आप पढ़ेंगे इसे याद करेंगे, ऐसा नहीं कि साहब इंग्लिश में पेपर आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या करता है, स्त्री युग्मक का और कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। स्टेरॉइड टर्म आपको ध्यान में रखना है। हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड, आयोडीन वाले, स्टेरॉइड वाले और अमीनो अम्ल वाले। ठीक है, तो ये आपका जो 11वीं क्लास का 22वां चैप्टर उसमें आता है। तो स्टेरॉइड प्रकार के हार्मोन जो है उत्पन्न करता है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय मिलता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि वृषण की अपन ने बात की थी 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और ये श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु या लिगामेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ये है अपना है अंडाशय। ठीक है, अंडाकार ही है, 2 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। जुड़ा किससे रहता है, गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो ये गर्भाशय पूरा ये वाला पोर्शन जो ये गर्भाशय, ये गर्भाशय से जुड़ा होता है। किसकी मदद से जुड़ा होता है, स्नायु से, जिसे बोलते हैं अपन लिगामेंट। और लिगामेंट जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। तो संयोजी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में से अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्ट करके रखने वाला जो उत्तक है वो। क्लियर है। और श्रोणी की जो वॉल होती है उससे भी यहां से बाहर से जुड़ा होता है।
प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला। अब जो अंडाशय सपोज कर लो इस प्रकार से, और बाहर ये जुड़ा होता है, ये लिगामेंट है इस प्रकार की। अब प्रत्येक जो अंडाशय है वो एक पतली उपकला से ढका होता है। तो उपकला का मतलब ये जो कवरिंग है यहाँ पर, उपकला उत्तक जो पढ़ते हैं अपन, ये भी 11th क्लास में, लेकिन केवल टर्म अपने को ध्यान रखना है, ये उपकला है सपोज कर लो इस प्रकार से, ठीक है। और अंदर इसका जो द्रव्य होता है जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रोमा, द्रव्य या ब्लड वेसल्स वगैरह, अंदर वाला जितना भी पार्ट है वो स्ट्रोमा है। ये जो स्ट्रोमा होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। बाहर वाला जो पार्ट होता है, परिधीय जो पार्ट होता है, उसे अपन बोलते हैं वल्कुट। अंदर वाला जो पार्ट होता है आंतरिक, उसे अपन बोलते हैं मध्यांश। डायग्राम में आप चिपका सकते हैं इसे, ठीक है, इस प्रकार का डायग्राम नोट कर सकते हैं। तो जो अंडाशय पिट्ठिका से जुड़ा होता है, ये पिट्ठिका दो क्षेत्रों, एक परिधीय वल्कुट और एक आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये अंडाशय अपना कंप्लीट होता है अंड वाहिनी में। अंड वाहिनी को डिंब वाहिनी नलिका भी बोलते हैं। डिंब जो है अंडे के लिए यूज में लेते हैं, और फेलोपियन ट्यूब भी इसे अपन बोलते हैं। फिर से इंग्लिश में दिया है, मतलब आपको इंग्लिश में क्या करना है, ध्यान में रखना है। फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है, जो सहायता करती है, जो युग्मक है अंडाणु उसके ट्रांसफर में, उसके परिवर्तन में, उसके विकास में, ठीक है। पहला जो है वो है फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नलिका, जो क्या होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये डायग्राम में देखो, ये जो है ये है अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। तो ये कितनी लंबी होती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और यहाँ पर खत्म होती है, ये इस प्रकार से चलती है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुई है, स्टार्ट हुई अंडाशय के समीप से, और खत्म कहाँ हो रही है, गर्भाशय के समीप में। ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई है। अब जो है इसके 3 पार्ट हैं, किसके, अंडवाहिनी के। पहला जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं कीप, ठीक है, मतलब ये कीप के आकार का होता है, उल्टा जो कीप है उसके आकार का होता है। तो ये रीजन अपने को बता रखा है, ये वाला जो है ये कीप है। और इसी कीप कर क्या होता है कि अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, जिसे अपन बोलते हैं जल्लरी। क्या होता है, जल्लरी, अंगुली नुमा, ध्यान में रखना ये शेप भी अंगुली नुमा है। जल्लरी का क्या काम है साहब, ये जो जल्लरी है वो कीप का ही पार्ट है, अलग नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट है अंडवाहिनी नलिका का या फेलोपियन ट्यूब का कीप, यही जिसकी अंगुलियों में प्रवर्त है झिल्लरी। झिल्लरी का क्या काम है साहब, अंडाशय जो है प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, मतलब अंडाणु का निर्माण करेगा, और इस अंडाणु को अपने को आगे की ओर लेके जाना, जिससे स्पर्म या शुक्राणु इसके साथ में जुड़ जाए और निषेचन हो जाए। तो जो झिल्लरी है वो अंडाणु के संग्रहण में हेल्प करता है, ठीक है, अंडाणु के संग्रहण में हेल्प करता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एम्प्यूला या तुम्बिका जिसे अपन बोलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा फैला हुआ पार्ट होता है। इसकी अगर अपन बात करें एम्पुला में, तो जो शुक्राणु और जो अंडाणु है उन दोनों का एक दूसरे के साथ में क्या होता है, संलयन होता है। मतलब निषेचन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, तुम्बिका में, एम्पुला में होता है। यह आपका 3 बार का पूछा गया प्रश्न है, AIPMT और नीट। जब AIPMT हुआ करता था तब भी पूछा गया, नीट हुआ करता है तब भी पूछा गया। और सबसे लास्ट में जो संकीर्ण पथ है, संकीर्ण का मतलब छोटा जो है वो है, देख सकते हो आप। वैसे एम्पुला थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा पार्ट है, या स्तमस जिसे अपन बोलते हैं, जो गर्भाशय से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो देखो अब इसके अंदर क्या लिखा है, अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिब्युलम कहा जाता है। तो ये अभी अपन ने डिस्कस किया था, कीपक या इनफंडिब्युलम, इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा, इनफंडिब्युलम, ठीक है। इस इनफंडिबुलम के किनारे अंगुली सदृश्य प्रक्षेप या प्रोजेक्शन होता है, जिसे जालर या फिम्बरी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पेलिंग में लिखता चल रहा हूँ साथ में, फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडे को संग्रहण करने में झालर सहायक होता है। तो ये मैं बता दिया है। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना, चौड़ा भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं तुम्बिका या एम्पुला, ठीक है। ये एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, चौड़ा जो है, संकीर्ण पद जो छोटा जो है, ठीक है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्तमस में एक सक्रिय अवकाशिका या ल्यूमेन में होती है, ल्यूमेन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो संकीर्ण पथ या स्तमस होता है वो छोटा होता है, कम चौड़ा होता है, जबकि एम्पुला और तुम्बिका होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये हो गया अपना दूसरा पार्ट। पहला अपन ने अंडाशय पढ़ा, दूसरा अपन ने अंडवाहिनी पढ़ ला, तीसरा अपन देख रहे हैं गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है केवल एक ही होता है, जिससे बच्चादानी या वूम्ब कहते हैं। मतलब इसमें बच्चे की क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है इसी के अंदर होता है वूम्ब, लिख लीजिएगा इस पर।
गर्भाशय का आकार जो था उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा था। इस डायग्राम को देख करके तो नहीं लगता है, लेकिन 3D जो एक्चुअल जो होता है वो उल्टे नाशपाती के जैसा ही होता है। इसमें तो त्रिकोणाकार लग रहा है, लेकिन त्रिकोणाकार नहीं होता है। नाशपाती जो है उल्टी नाशपाती होता है, उसी कुछ शेप में होता है। ठीक है, ध्यान में रखना थ्योरी में जो लिखा हो। ये श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। स्नायु का मतलब लिगामेंट, लिगामेंट मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो है ये भी यहाँ से श्रोणि जो है उससे क्या होता है, जैसे ओवरी यहाँ से जुड़ी हुई थी, सेम वैसे ये भी क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आप देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गर्भाशय वाला पोर्शन है ये आगे चलकर योनि में खुल रहा है यहाँ से, और ये पतली ग्रीवा है, नेक जिसे बोलते हैं, गर्दन जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा गुहा सर्वाइकल कनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जनन नाल या बर्थ कनाल बनाता है। देखो यहाँ पर ये जो है गर्भाशय ग्रीवा है, ये ग्रीवा नाल अपने पास है और ये अपने पास योनि है। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, बर्थ कनाल। मतलब जो बच्चे का बर्थ होता है वो इसी नलिका से, इसी कनाल से होता है, और यहीं से जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। तो ग्रीवा नाल ये आप एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, ऊपर नीचे जहां पर भी जगह है, प्लस ग्रीवा नाल प्लस योनि इज इक्वल टू क्या बना रहा है, ये इस प्रकार से नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। जन्म नाल या बर्थ का नाल जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना सा जो काम है अपना 2 शब्दों में 3 शब्दों में हो गया, जबकि ये 3 लाइन में हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। गर्भाशय की भित्ति उत्तकों की परत 3 परत वाली होती है। बाहर वाली जो पतली झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय कहते हैं। बाहर वाली जो होती है उसे परी परी, फिर होती है मध्य, और फिर होती है अंत्य। परी का मतलब सबसे बाहर वाली, मध्य का मतलब बीच वाली, अंत्य का मतलब सबसे अंदर वाली। ठीक है, तो बाहर वाली जो होती है पतली झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम की स्पेलिंग इस प्रकार से होती है, पेरीमेट्रियम। मध्य स्तर जो होती है, मध्य, वो चिकनी पेशियों का बना होता है। और चिकनी पेशियों के बारे में 11th क्लास में अपन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि चिकनी पेशियां जो होती है वो होती है अनैच्छिक। क्या होती है, अनैच्छिक। मतलब ये इसको अपन इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मेरी इच्छा से मैं बोल रहा हूँ, जीभ का मूवमेंट करा रहा हूँ, हाथ का मूवमेंट मैं करवा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो वो मेरी इच्छा से हो रहा है। लेकिन जो चिकनी पेशियां होती है वो अनैच्छिक होती है, उसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट जो है, ठीक है, तो और अपन बात करें आंखें वगैरह, आंखों की कुछ पेशियां होती है जिसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ जो गर्भाशय उसके अंदर भी कुछ चिकनी पेशियां होती है जिसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे बनी होती है मध्य स्तर। गर्भाशय पेशी स्तर, पेशी स्तर का मतलब चिकनी पेशियों से, मायोमेट्रियम इंग्लिश में बोलते हैं इसे। ठीक है, और आंतरिक जो होती है ग्रंथिल स्तर होता है। ग्रंथिल का मतलब यहाँ से कुछ सीक्रेशन होता है, कुछ स्राव रिलीज होता है, उसे अपन बोलते हैं गर्भाशय अंत स्तर या एंडोमेट्रियम। और इसी से जो बच्चा होता है वो जुड़ा होता है मां के गर्भाशय में, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करता है। आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे अपन बोलते हैं, पीरियड्स की जो बात हो रही है यहाँ से, के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है, जबकि गर्भाशय पेश स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होता है। तो मतलब 2 का ही काम है। पेरीमेट्रियम तो केवल कवर करता है, मायोमेट्रियम जब होता है ना, जैसे सपोज कर लो ये डायग्राम में ही देखो, यहाँ से ये डायग्राम अपना, ये क्या है, इसके अंदर बच्चा है, डेवलपिंग जो फीटस है वो इसके अंदर है। ठीक है, ये जो है डेवलपिंग फीटस है। अब क्या होगा कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाएगी, एक और पॉइंट यहाँ से गर्भाशय, ये देखो परिगर्भाशय स्तर ये बाहर वाला है, गर्भाशय पेशी स्तर ये बीच वाला यहाँ पर है, और गर्भाशय अंत स्तर। गर्भाशय अंत स्तर जो होता है वो रक्त वाहिकाओं से बना होता है, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिनिकाएं। ठीक है, कुछ उत्तक भी होते हैं। तो ये जो बच्चा है फीटस है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी जब हो जाएगी, तब क्या होगा कि तब जब अपना जो गर्भाशय पेशी स्तर है जो बीच वाला है, जो किससे बनाता है, चिकनी पेशियों से बनाता है, जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, तब ये तीनों तरफ से क्या होगा, संकुचित होगा। और संकुचित होगा तो क्या होगा, ऊपर से बल लगेगा इस बच्चे के ऊपर, और जब बच्चे के ऊपर बल लगेगा तो ये बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं प्रसव। ठीक है, बल लगेगा, संकुचित होगा, साथ साथ में कुछ हार्मोन भी यहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद में, पार्चुरेशन प्रसव वाली में। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो चिकनी पेशियां है, जो गर्भाशय पेशी स्तर है, वो क्या करता है, संकुचन करता है प्रसव के समय, और गर्भाशय अंत स्तर है, यहाँ से बच्चा जुड़ा हुआ होता है। और अगर जो है बच्चा नहीं है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है,
तो जो ब्लड आता है, जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हर 28 से 30 दिन का जो टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें जो ब्लीडिंग होती है, थोड़ी बहुत जो ब्लड निकलता है वो गर्भाशय अंत स्तर से ही निकलता है। ये क्योंकि ये किससे बनी होती है, रक्त वाहिकाओं से। ये रक्त वाहिकाएं टूट जाती है यहाँ से, कुछ कुछ पोर्शन इसका, और वो यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है। तो दोनों केस अपन देखेंगे, प्रेगनेंसी वाला और दूसरा बिना प्रेगनेंसी के समय किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी अपन ने बात कर ली है किसकी, गर्भाशय की। 3 पार्ट अपन ने देख लिए, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। अब बाहरी अंग जो है वो अपन देखते हैं, बाहरी जननांग। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जगनशेल, मॉन्स प्यूबिस, हर एक शब्द का इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, जगनशेल। आगे देखेंगे इसके बारे में क्या क्या है, केवल टर्म लिखा है। वृहद भगोस्त जिसे बोलते हैं लेबिया मेजरा, लघु भगोस्त जिसे बोलते हैं लेबिया माइनरा, योनिच्छद जिसे बोलते हैं हाइमन, मतलब योनि अच्छद, आच्छद है इसकी संधि उच्छेद का, तो योनि को कवर करने वाला। और सबसे लास्ट में लिखा बग शेप जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। लिख लीजिएगा स्पेलिंग को। चित्र 3.3 ए। अब ये देखो, सबसे पहला वाला डायग्राम था ना, मैंने कहा बाद में बताऊंगा इसे, तो ये यहाँ से अपन देखेंगे तब वो समझ में आएगा। एनसीईआरटी बहुत महान है। देखे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में देखेंगे उसको। जगनशेल जिसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस जो है, मॉन्स प्यूबिस जो है वसा में उत्तकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जगन बालों से ढकी होती है। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है, जगन जो है, जगन संगान यहाँ पर अपने पास लिखा है। ये सबसे बाहर वाला है, बाह्य जननांग है, तो यहाँ जो है फैट होते हैं, मतलब वसा वाला पार्ट होता है, गद्दी नुमा संरचना होती है, और यहाँ पर क्या होता है, बाल या हेयर्स जो है वो यहाँ पर होते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, वृहद भगोस्त उत्तकों का मांसल वलन या फोल्ड है जो जगन शेल के नीचे तक फैला रहता है। उत्तक होते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के, और जगन शेल से नीचे होता है, तो नीचे ये रहा वृहद भगोस्त। ठीक है, इसके नीचे ही तो है ये वृहद भगोस्त है पूरा। उसी के नीचे, वृहद भगोस्त के नीचे क्या होता है, लघु भगोस्त, मतलब छोटा होता है यहाँ से। ये अपना पास हो गया लघु भगोस्त, ये वाली जो संरचना। ठीक है, तो ठीक है, जगन तक नीचे फैला रहता है और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि वृहद भगोस्त जो होता है किसको घेरे रहते हैं, योनि द्वार को घेरे रहते हैं। ये वृहद भगोस्त जो है किसको घेर रहा है, योनि द्वार। ये रहा योनि द्वार, तो इससे कवर करके रखता है। वैसे डायग्राम में नहीं चल रहा पता, लेकिन इसे ये कवर करके रखता है, क्योंकि योनि ये है, ये वाला पोर्शन योनि वाला है। तो योनि का जो द्वार है वो यहाँ से आता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, इसे कवर करेगा। ऐसा कुछ होता है ये डायग्राम एक्चुअल में देखा जाए ये। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे अपन ने बोला था जगन सांग, जगन संगान जो है, जहां पर क्या होता है, वसीय उत्तक होते हैं और बाल होते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर चारों तरफ होता है जो विशिष्ट प्रकार के, ये जो संरचना है अपने पास, ये जो है इसे अपन बोलते हैं वृहत भगोष्ठ। उत्तक होते हैं विशिष्ट प्रकार के। ठीक है, और ये जो वृहत भगोष्ठ है, यहाँ अंदर से जो योनि द्वार होता है उसे कवर करके रखता है। और इसके नीचे जो होता है, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इस प्रकार का आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। इसके नीचे जो होता है यहाँ, ये वृहत भगोष्ठ के नीचे जो होता है, क्योंकि इसमें तो लेटरल भी बता रखा है इस डायग्राम में, तो वो समझ में थोड़ा कम आता है। ये होता है लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनरा जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बाल वगैरह हो गए। अब आगे अपन चलते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। लघु भगोष्ठ उत्तकों का एक जोड़ा वलन है, और यह वृहद भगोष्ठ के नीचे होता है। तो जो अपने पास वृहद भगोष्ठ है वो भी पैर में है, और जो लघु है वो भी पैर में। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनिच्छद कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, ये मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ पर कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर लेते हैं जिससे और सही समझ में आएगा। जैसे सपोज करो ये अपने पास क्या था, योनि वाला पोर्शन था। तो इस योनि के ऊपर, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है यहाँ पर,
क्या होती है, कवरिंग होती है, आंशिक रूप से ढका होता है ये योनि, जिसे अपन बोलते हैं योनिच्छद, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइमन। ठीक है, योनिच्छद मतलब योनि प्लस आच्छद, योनि को कवर करके रखने वाला जो पार्ट है वो। ठीक है, इस प्रकार का ही होता है एक्चुअल में देखा जाए तो, ये थोड़ा सा इसने ऐसा बताया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये डायग्राम भी आप बना लीजिए, और एनसीईआरटी वाला भी अपने को पढ़ना है। बग शेप एक बचा हुआ पोर्शन, एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद बगोस्त्र के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। बग शेप जो, इस डायग्राम में एक और पोर्शन अपने को जोड़ना है, यहाँ कहीं जो होता है बग शेप होता है, क्योंकि इसने क्या बोला कि दो बृहद जो भगोस्त होता है, तो बृहद भगोस्त तो यही है, दो बृहद भगोस्त का ऊपर वाला जो मिलने वाला सिरा है वहां पर क्या होता है, बग शेप। तो ये भी आपको डायग्राम बना लेना, ये रहा बग शेप, जिसे अपन बोलते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस जो होता है नर का जो पेनिस है, शिशन है, उसके समान अंग होता है ये। ठीक है, संवेदी अंग होता है इसे, उत्तेजना उत्तेजनशील अंग जिसे बोल सकते हैं, उत्तेजना आती है इसे टच करने पर। योनि अच्छद के बारे में बात हो रही है, जैसे अपन ने क्या बोला, हाइमन बोला है, जो झिल्ली है एक प्रकार की, योनि को कवर करके रखता है। योनि अच्छद प्राय पहले मैथुन या संभोग के दौरान पड़ जाती है, फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो ये जो योनि अच्छद जो पतली झिल्ली थी वो यहाँ से क्या हो जाती है, टूट जाती है। हालांकि ये आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट जाता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तभी ये टूटे, उसके अलावा भी ये टूट सकता है। इसके अलावा योनि टेम्पोन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने या आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। ठीक है, तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स जो महिला है, उसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि इंटरकोर्स उसने किया और ये जो हाइमन है वहां से टूट गई, साइकिल या खेल कूद या घुड़सवारी से भी टूट सकता है। कुछ औरतों का योनि अच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसीलिए योनि अच्छद के होने या ना होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य या वर्जिनिटी, कौमार्य या वर्जिनिटी यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा डायग्राम अपना हुआ है, यहाँ से गर्भाशय ये रहा इस प्रकार का, मूत्राशय जहां पर मूत्र संग्रहित रहता है, मूत्र मार्ग मतलब यहाँ से यूरिन बाहर आता है, और ये मलाशय मल संग्रहित रहता है, गर्भाशय ग्रीवा ये गर्भाशय के नीचे वाला जो पोर्शन था, और यहाँ से योनि वाला पोर्शन है, तो यहाँ से बाहर जाता बच्चा, और ये गुदा है और ये योनि। ठीक है, ये डायग्राम अपना कंप्लीट होता है। इस डायग्राम में कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ हो गया इसके अंदर। ये पंडस ऊपर वाला पार्ट है, गर्भाशय के ऊपर वाला जो पार्ट है गर्भाशय गुहा जिसके अंदर बच्चा होता है, बाकी सब हो गया इसका। ठीक है, कहाँ गए, अब अपन चलते हैं मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि में लास्ट टॉपिक है इसका। कार्यशील स्तन ग्रंथियां सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है, कार्यशील होना चाहिए वैसा, क्योंकि नर में भी होती है स्तन ग्रंथियां लेकिन वो क्रियाशील नहीं होती है वो। ठीक है, स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म रचना है जिसमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होता है, ग्रंथिल और वसा। फैटी टिश्यू होता है, ग्रंथिल होता है, ग्लैंडुलर होता है जो कुछ यहाँ से स्राव करता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक, वसा वाला जो होता है ना, वसा वाला तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहायता प्रदान करता है, किसको, ग्रंथिल को। जैसे सपोज करो ये इस प्रकार से कोई है, तो इसके अंदर ये वसा है, ये इस प्रकार की वसीय होता है, ये वसा वाला है, ये वसा वाला है, और इसके बीच बीच में जो उत्तक होते हैं वो अपने पास कौन से होते हैं, वो होते हैं ग्रंथिल, तो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल उत्तक 15 से 20 स्तनपालियों, ये देखो स्तनपाली यहाँ पर लिखा है, ये स्तनपाली है, यहाँ पर ये पोर्शन बता रखा है स्तनपालियों, मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिसे कूपिका कहते हैं, तो इसके अंदर बीच बीच में क्या होता है, कूपिका होती है, ये कोशिकाओं के गुच्छे इस प्रकार से होते हैं कुछ, ये इस प्रकार से जैसे अपन बोलते हैं। ये डायग्राम मैं अगर बनाऊं, मेरा आप डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं इस प्रकार से जो बना रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये है, तो इसके अंदर ये क्या हो गए, वसीय उत्तक हो गए, ये वसीय उत्तक हो गए, ये वसीय उत्तक और ये वसीय उत्तक। अब उसके बाद में क्या बोला है, कूपिका वसीय, सॉरी हाँ, वसीय उत्तक के बाद में इसने क्या बोला है,
इसने बोला है कि साहब इसके अंदर होता है ग्रंथीय जो पोर्शन है, ग्रंथिल होता है वो होता है ये ग्रंथिल, ये भी ग्रंथिल और ये भी ग्रंथिल। तो ये जो ग्रंथिल है, ये जो ग्रंथिल ऊतक है वो क्या है 15 से 20 पालियों में होते हैं। और इन पालियों के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है इस प्रकार की, ये इस प्रकार की, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, कूपिका। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं ऐसा, ये कूपिका है। ये जो कूपिकाएं होती है, कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्त्रावित होता है। अगर ये कूपिका इस प्रकार की है तो इससे क्या होता है, दुग्ध स्त्रावित होता है। यहाँ कूपिकाओं की कुछ अंदर की सतह पर कुछ स्पेसिफिक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो दुग्ध को फॉर्मेशन करती है, यहाँ से रिलीज करती है, ठीक है, दुग्ध कराए। और ये कूपिकाएं जो होती है स्तन नलिकाओं में खुलती है। ये जो कूपिका आगे चल करके इसमें खुलती है, स्तन नलिकाओं में यहाँ से खुलती है, छोटी छोटी नलिकाएं यहाँ पर आ जाएगी, ये स्तन नलिकाओं में यहाँ से खुल गई है, लिख सकते हैं आप स्तन नलिकाएं। प्रत्येक फाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी बनाती है। तो ये बहुत सारी नलिकाएं जब मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, तो आगे चलकर ये क्या बना लेगी, स्तन वाहिनी बना लेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर स्तन कूपिका था, स्तन नलिका हो गया ये, और उसके बाद में स्तन वाहिनी हो गया। और कई सारे स्तन वाहिनियां, जब ये बहुत सारे स्तन वाहिनियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी स्तन तुम्बिका। ये लिखा है तुम्बिका, ठीक है। आगे से आगे मतलब इस प्रकार से है, ये बहुत सारे जो पाइप होते हैं एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो 10 से 5, 5 से 2, 2 से 1 हो जाएगा सबसे लास्ट में। और कई सारी स्तन वाहिनियां मिलकर तुम्बिका बनाती है और जो दुग्ध वाहिनी से जुड़ती है। तो ये सबसे लास्ट में एक ही वाहिनी यहाँ से बच जाएगी जो दुग्ध वाहिनी है, दुग्ध वाहिनी सॉरी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, दुग्ध यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ जो थ्योरी में नहीं लिखी है। एक तो पसली और परशुकाओं के बीच की पेशियां, जो रिप्स होती है ना, रिप्स इंटरकोस्टल सॉरी रिप्स होती है जो चेस्ट छाती वाले रीजन में, आप देखो बहुत सारी हड्डियां होती है। जैसे ये कोई मनुष्य है ना इस प्रकार का, ये इस प्रकार का कोई मनुष्य है इस प्रकार का, इसकी छाती में ये दोनों साइड में यहाँ से रिप्स जाती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, परशुका बोलते हैं। दोनों साइड में 12 पेयर होती है, 12 जोड़ी होती है। तो उसके बीच बीच में जो होती है मसल जो होती है वो होती है परशुकाओं के बीच के मसल। और लास्ट में पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये जो है ना, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल जो क्या करती है, इस ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, सहायता प्रदान करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और एरियोला जो है इसके सबसे बाहर जो है, बाहर वाली जो कवरिंग होती है इस ब्रेस्ट की, उसे अपन बोलते हैं एरियोला या चूचक ब्रेस्ट बोलते हैं। और सबसे लास्ट में निप्पल, जहाँ से क्या होता है, जो दूध है, मिल्क जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये अपने को सिंपल सा ध्यान में रखना है मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो ये भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है यहाँ से फीमेल वाला पोर्शन भी। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और कोई डाउट हो तो पूछेंगे या तो कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमार से सर्च करके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।